नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल वीर CBR में एक बार फिर स्वागत है। तो आज आप लोग पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस तरीके से मिला इसके बारे में जानेंगे और किस तरीके से इसके लिए प्रयास किए गए, क्या क्या समस्याएं आईं, ये पूरी कहानी को आज आप समझेंगे। और इससे पहले जो कल वाली क्लास हमने कराई उसमें हमने आपको बताया कि समय समय पर सरकारों द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को किस तरीके से मजबूत बनाया जाए, उनमें क्या कमियां हैं, इन सब चीज़ों को जांचने के लिए समय समय पर समितियां गठित की जाती रहीं, समितियां बनाई जाती रहीं और ये समितियां अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती रहीं। बहुत सारी समितियों ने ये कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज संस्थाओं को कहीं न कहीं संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा मजबूती आ जाएगी, ये सुदृढ़ होंगी और ये अपना काम अच्छी तरीके से कर पाएंगी। तो इसी क्रम में एक समिति थी, थुंगन समिति, जो हमने कल आपको बताई थी। जो साथी चैनल पर नए हैं, क्लास को पहली बार देख रहे हैं, वो हमारी कल वाली वीडियो ज़रूर देख लें। अगर आप कल वाली वीडियो देख लेंगे तो ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हमने आपको बताया कि एक समिति थी, थुंगन समिति। इस समिति के द्वारा भी ये कहा गया था कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए। तो कहीं न कहीं इस समिति की जो सिफारिशें थीं, इस समिति की जो सिफारिशें थीं, इन सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1989 में एक राजीव गांधी सरकार द्वारा एक विधेयक लाया जाता है। जुलाई 1989 में क्या होता है, राजीव गांधी सरकार द्वारा एक विधेयक लाया जाता है, विधेयक जिसे नाम दिया गया 64वां संविधान संशोधन विधेयक। एक विधेयक लाया जाता है, अर्थात पंचायती राज व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने के लिए ये पहला प्रयास था जो राजीव गांधी सरकार द्वारा किया गया था। और 64वां संविधान संशोधन विधेयक लाया जाता है और ये विधेयक लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा में पारित हो जाता है, पारित हो जाता है। होता क्या है कि इस समय लोकसभा में कांग्रेस का बहुमत था, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, उसके बाद जो लोकसभा के आम चुनाव हुए थे उनमें कांग्रेस को बहुत बड़ा बहुमत मिला था और इसलिए लोकसभा में इनका बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं था। और राज्यसभा में बहुमत न होने के कारण ही ये विधेयक राज्यसभा से पास नहीं हो पाया। तो ये राज्यसभा से पास नहीं हो पाया, ठीक है। होता क्या है कि 1989 की ही बात है और ये 1989 के बाद का जो काल था, जो समय था, वो प्यारे साथियों एक राजनीतिक अस्थिरता का काल था। इसमें बहुत सारे राजनीतिक उतार चढ़ाव देखने को मिले और इसलिए कहीं न कहीं
पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने में समय लग गया। होता क्या है कि 1989 में ही सरकार बदल जाती है। 1989 में सरकार क्या होती है? सरकार बदल जाती है। तो राजीव गांधी की ही सरकार में एक व्यक्ति थे, बहुत ही करीबी उनके व्यक्ति थे। राजीव गांधी के मंत्रालय में, मंत्रिमंडल में कह सकते हैं, मंत्रिमंडल में ये मंत्री भी थे जिनका नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह ये क्या थे? ये राजीव गांधी सरकार में ये मंत्री थे। ये उस सरकार से कहीं न कहीं अलग हो जाते हैं और जब अलग हुए तो होता ये है कि अलग होने के बाद ये राजीव गांधी के बहुत बड़े आलोचक बन जाते हैं। उनकी बहुत सारी आलोचनाएं करते हैं। बोफोर्स तोप घोटाले को लेकर, पंजाब में बढ़ते आतंकवाद को लेकर इन्होंने कहीं न कहीं राजीव गांधी जी की छवि को बहुत धूमिल किया। और अगले जो 1989 के जो चुनाव होते हैं, जो आम चुनाव लोकसभा के होते हैं, ये चुनाव कहीं न कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के चेहरे को देखते हुए लड़े गए थे। होता यह है कि जब इस चुनाव का परिणाम जब आता है तो कांग्रेस को बहुत बड़ी, कह सकते हैं, एक असफलता देखने को मिलती है। कांग्रेस को झटका लगता है। जिस तरीके से पिछले चुनाव में कांग्रेस को बहुत ही भारी बहुमत से जीत मिली थी और इस चुनाव में विश्वनाथ प्रताप जी के अलग हो जाने के कारण, राजीव गांधी की आलोचनाएं करने के कारण, राजीव गांधी की सरकार पर बहुत सारे लांछन लगाने के कारण कहीं न कहीं कांग्रेस को झटका लगा। और जो भी अन्य दल थे, ये जनता दल से लड़े थे, जनता दल, और जो अन्य दल जैसे वामपंथी दल और इसी तरीके से बीजेपी, इन दलों ने जनता दल का सहयोग किया, आपस में गठबंधन कर लिया। और जब गठबंधन हो गया इनका, तो अब प्रधानमंत्री कौन बने, इनके प्रधानमंत्री के नाम पर कहीं न कहीं असमंजस था कि प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए। क्योंकि इधर जो बीपी सिंह थे वो अपने आप को चाह रहे थे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके चेहरे को दिखा करके ये चुनाव जीता गया था और उनको भी ये लगता था कि हमारी वजह से ही राजीव गांधी को हार मिली है। तो जाहिर सी बात है कि वो प्रधानमंत्री की रेस में उनका नाम सबसे आगे था। लेकिन होता क्या है कि इधर रेस में दो आदमी और हैं। एक तो चंद्रशेखर और बीबी लाल, ये दो आदमी कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की रेस में है। लेकिन चंद्रशेखर ये चाहते थे कि बीबी लाल प्रधानमंत्री बन जाए। कौन बन जाए? ये चंद्रशेखर जो थे, ये क्या है, ये देवीलाल है, यहाँ पर देवीलाल, ठीक है। तो चंद्रशेखर ये चाहते थे कि देवीलाल ये प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन कहीं न कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह रेस में ज़्यादा आगे थे। तो जब अंततः जो निष्कर्ष निकाला गया, वो मुहर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नाम पर लग गई
और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया गया, और जो देवीलाल हैं इन्हें उप प्रधानमंत्री बनाया गया। तो जब ये कहानी हुई, चंद्रशेखर की जो सपने थे चंद्रशेखर जी के, वो तो पूरे हो नहीं पाए। तो वहीं से क्या होता है, चंद्रशेखर और देवीलाल, इन दोनों लोगों का मनमुटाव विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से हो जाता है, और ये कहीं न कहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से दूरियां बनाने लगे। इधर क्या होता है, जब ये दूरियां बनाने लगे तो जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, प्रताप सिंह जो थे, ये कहीं न कहीं जो मंडल आयोग की रिपोर्ट आई थी, उस मंडल आयोग की रिपोर्ट को भी ये लागू करना चाहते थे। लेकिन अन्य जो सहयोगी पार्टियां थीं, जिन्होंने जनता दल को समर्थन दिया था, वो पार्टियां इसके पक्ष में नहीं थीं कि मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हो। लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ये चाहते थे कि वो रिपोर्ट लागू हो जाए। इसी कारण, इसी मतभेद के कारण कहीं न कहीं सहयोगी पार्टियां भी विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से रुष्ट हो गई, वो भी कहीं न कहीं इनसे दूरियां बनाने लगी। और इधर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ये भी चाहते थे कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और संवैधानिक दर्जा दिलाने के कारण विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने सभी मुख्यमंत्रियों की, सभी सीएम की, जितने भी सीएम हैं सभी सीएम की दो दिवसीय बैठक बुलाई, और वहाँ पर ये चर्चा की गई कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा और एक विधेयक लाया जाएगा, और कहीं न कहीं उसके संबंध में ढेरों सारी यहाँ बातें हुई। इसके बाद क्या होता है कि एक विधेयक लाते हैं सितंबर 1990 में। कब लाया जाता है? सितंबर 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी एक विधेयक लाते हैं, और जब ये विधेयक लोकसभा में लाया गया, ये विधेयक जब लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में उसी समय आप देखिए कि अब किस तरीके की राजनीतिक विडंबना है, और इस विडंबना को वास्तविकता कहीं न कहीं समझना बहुत ज़रूरी है। होता क्या है कि जैसे ही ये विधेयक लोकसभा में आता है, उधर क्या होता है कि जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये क्या करते हैं कि रथ यात्रा निकाल रहे होते हैं, और इसी रथ यात्रा के क्रम में कहीं न कहीं लालू प्रसाद जी इनको गिरफ्तार करवा लेते हैं। और जब इन्हें गिरफ्तार करवा देते हैं तो आडवाणी जी को ये लगा कि हमारे समर्थन से सरकार चल रही है और हम ही को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, क्योंकि इधर लालू प्रसाद यादव जनता दल में शामिल थे। तो इससे क्या होता है, इस गिरफ्तारी से लाल कृष्ण आडवाणी जी नाराज हो जाते हैं, और जब नाराज हो गए तो इन्होंने जनता दल से अपना समर्थन वापस ले लिया। और जैसे ही समर्थन वापस लिया, सरकार का विश्वास मत खत्म हो गया और सरकार गिर गई, और ये जो लोकसभा में विधेयक लाया गया था वो भी पास नहीं हो पाया, लटक गया, अटक गया, भटक गया। अब क्या होता है, अब इधर जो चंद्रशेखर जी थे, जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी से रुष्ट थे, उनको मौका मिल जाता है। वो क्या करते हैं, जो चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर, इनको मौका मिला, ये 64 सांसदों को अपने साथ ले गए। 64 सांसदों के साथ पार्टी से बाहर हो जाते हैं और कांग्रेस से जाकर के हाथ मिला लेते हैं, और कांग्रेस ने भी इनका सहयोग कर दिया, और चंद्रशेखर क्या होता है, प्रधानमंत्री बन जाते हैं। लेकिन
जब ये पीएम बन गए उसके 3 महीने बाद, 3 माह बाद क्या होता है, कांग्रेस के पदाधिकारियों को ये लगा कि चंद्रशेखर सरकार हमारे नेता राजीव गांधी जी का कहीं न कहीं उनकी जासूसी करा रही है, हमारे ही समर्थन से सरकार चल रही है और हमारे ही नेता राजीव गांधी जी की कहीं न कहीं चंद्रशेखर जी ये जासूसी करवा रहे हैं। तो ये कुछ कांग्रेसी पदाधिकारियों में कुछ ये शंकाएं जाहिर हुई और जब उनको ये शंका लगी तो उन्होंने क्या किया कि समर्थन वापस ले लिया और जैसे समर्थन वापस लिया कहीं न कहीं इधर चंद्रशेखर ने इस्तीफा दे दिया। सरकार 3 महीने तक चली और ये भी सरकार ख़त्म हो गई, गिर गई। चंद्रशेखर जी ने इस्तीफा दे दिया और जब इस्तीफा दिया तो होता क्या है, ये 6 मार्च 1991 को ये इस्तीफा दे देते हैं। इस्तीफा दे दिया। अब क्या होता है कि लोकसभा के नए चुनाव होते हैं और नए चुनाव में क्या होता है कि कांग्रेस को जीत मिली और कांग्रेस सत्ता में आ जाती है और जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो पीवी नरसिम्हा राव बनते हैं। कौन बनते हैं? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव ये पीएम बन जाते हैं। तो जब ये पीएम बन गए तो ये एक नया प्रस्ताव लेकर के आते हैं और सितंबर 1991 में ये लोकसभा में ये इस प्रस्ताव को रखते हैं और सितंबर 1991 में ये एक प्रस्ताव लेके आए, संविधान संशोधन विधेयक लेके आए और ये पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ढांचा या दर्जा दिलाने के लिए ये इस प्रस्ताव को लेकर आते हैं और ये पास हो जाता है। दोनों सदनों से ये पास हो जाता है और जब पास हो गया तो इसी को बोला गया 73वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1992 और ये 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में ये लागू कर दिया जाता है और तभी से ये कह सकते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये पंचायती राज दिवस जो है ये 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक, उस समय जो तत्कालीन जो पीएम थे वो मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह। ठीक है, तो इन्होंने इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो लागू हुआ ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हो जाता है और भारत में पहला ऐसा राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को, जब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पास हो गया उसके बाद सबसे पहले किस राज्य ने लागू किया, तो वो था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश ने क्या किया, इसको लिख लीजिए यहाँ लिख लो, पहला राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया हो वो कौन था? एमपी था, मध्य प्रदेश था। इसने 25 अप्रैल 1993 को अपने यहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी। ठीक है, तो ये जो अधिनियम पास हुआ इसके तहत जो प्राविधान किए गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए
किए गए प्राविधान। क्या प्राविधान थे? तो प्राविधान ये थे कि संविधान में क्या किया गया, संविधान में एक नया भाग जोड़ा गया, एक नया भाग 9 जोड़ा गया, ठीक। और अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक ये अनुच्छेद जोड़े गए, ठीक है। कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद, 16 अनुच्छेद जोड़ दिए गए, ठीक। और एक अनुसूची जोड़ी गई, एक अनुसूची 11वीं अनुसूची, ठीक, जोड़ी गई, जिसमें क्या हुआ, 29 विषयों को उसमें ऐड किया गया, जोड़ा गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो संविधान संशोधन विधेयक था, ये कहीं न कहीं संविधान के अनुच्छेद 40 को एक मजबूती प्रदान करता है। अनुच्छेद 40 को असली अमली जामा पहनाने का इसने काम किया। तो ये जो अनुच्छेद 40 है, आखिर ये क्या है, इसको भी देख लो। जो अनुच्छेद 40 है, ये कह रहा है कि जो राज्य सरकारें हैं, अर्थात राज्य पंचायती राज व्यवस्था को, पंचायती राज संस्थाओं को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी। इसमें क्या कहा गया कि राज्य पंचायती राज व्यवस्थाओं को अपने यहाँ बनाएंगे, पंचायती राज संस्थाएं बनाएंगे, उन्हें व्यवस्थित करेंगे और इनके लिए पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं रहा था, और जैसे ये विधेयक पारित होता है, ये संशोधन हो जाता है, उसी समय से इसको भी कहीं न कहीं मजबूती प्रदान होती है और सरकारें अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए भी बाध्य हो जाती हैं। प्यारे साथियों, ये जो पंचायती राज अधिनियम है, कहीं न कहीं इस संविधान संशोधन से इसको बहुत ही मजबूती और कहीं न कहीं ये सुदृढ़ हो जाता है। और इसके तहत और भी कई सारे प्रावधान किए गए, जो हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक कुल 16 अनुच्छेद इसमें जोड़े गए थे। तो ये जो अनुच्छेद हैं 243 से लेकर के 243, 243 ए, बी, सी, डी, ये जो भी अनुच्छेद हैं, यहाँ से भी बहुत ही गजब तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन अनुच्छेदों को भी आप बिल्कुल हिफ्ज याद रखिए। तो ये जो 243 है, इसमें केवल परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? परिभाषाएं। मतलब ग्राम पंचायत क्या होगी, क्षेत्र पंचायत क्या होगी, पंचायतें क्या होंगी, जिला पंचायत क्या होगी, ये कुछ सामान्य सी चीज़ें, सामान्य परिभाषाएं इसमें दी गई हैं। 243 ए जो है, इसमें ये बताया गया है कि जो ग्राम पंचायतें हैं, जो ग्राम पंचायतें हैं, ये किन किन शक्तियों का प्रयोग करेंगी, अर्थात ऐसी शक्तियों का ग्राम पंचायतें ये प्रयोग कर सकती हैं जिन शक्तियों को राज्य विधानमंडल द्वारा इन्हें दिया गया है। राज्य विधानमंडल जो शक्तियां इनको प्रोवाइड कराएगा, उन्हीं शक्तियों को ग्राम पंचायतों द्वारा प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद 243 बी में ये कहा गया है कि जो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था होगी वो त्रिस्तरीय होगी। कैसी होगी? त्रिस्तरीय होगी। त्रिस्तरीय का मतलब एक ग्राम पंचायत होगी, ठीक, क्षेत्र पंचायत होगी और जिला पंचायत होगी। त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी, ठीक है। और ये भी कहा गया कि जहाँ पर आबादी 20 लाख से कम है, वहाँ पर मध्य वाले स्तर को बनाया जाना जरूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 243 सी ये कहता है कि पंचायतों का गठन कैसे होगा। तो गठन से संबंधित जो भी प्राविधान
जो प्राविधान बनाएगा वो विधानमंडल बनाएगा। विधानमंडल, ठीक है। अर्थात इसमें सदस्य होंगे, ठीक है, इन स्तरों के अध्यक्ष भी होंगे। तो जो सदस्य होंगे ये सभी निर्वाचित होंगे, प्रत्यक्ष मतदान द्वारा इनको चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो अध्यक्ष होगा, अगर अध्यक्ष गांव का है, ग्राम पंचायत का है, तो वो भी प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होगा, ठीक है। अगर वो अध्यक्ष क्षेत्र पंचायत का है तो जो सदस्य होंगे उनके द्वारा उसे अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, ठीक। अगर अध्यक्ष जिला पंचायत का है, जिला पंचायत, तो इसको भी क्या होगा कि सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से इसको चुन लिया जाएगा, ठीक है। अगर हम 243D की बात करें तो इसमें आरक्षण की बात कही गई। आरक्षण कि पंचायतों में SC, ST और महिलाओं को आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं को आरक्षण 1/3% से कम नहीं मिलेगा। 1/3% आरक्षण होना चाहिए महिलाओं के लिए, ठीक है। इसी तरीके से जो अनुच्छेद 243E है, अनुच्छेद 243E, ये प्यारे साथियों कार्यकाल की बात करता है। कार्यकाल कि पंचायतों का कार्यकाल कितना होगा। तो सामान्यतः अगर देखें तो 5 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। जब पंचायत की प्रथम बैठक होती है तो प्रथम बैठक से इसका जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्ष का होगा, ठीक है। और इससे क्या होता है कि समय पूर्व भी इसे भंग किया जा सकता है, और जब इसको भंग कर दिया जाएगा तो 6 महीने के अंदर चुनाव कराए जाने बहुत ही ज़रूरी है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना ही पड़ेगा। और अगर पंचायत भंग जब होती है और उसके बाद का उसका जो शेष कार्यकाल रह गया है वो 6 महीने से कम बचा हुआ है, अगर 6 महीने से कार्यकाल कम बचा हुआ है तो चुनाव कराए जाने बिल्कुल आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि पंचायत भंग हो रही है, 4 वर्ष हो गए, 4 वर्ष और 7 माह हो गए, 7 माह हो गए पंचायत चल रही है और इसके बाद भंग हो जाती है। इसका मतलब पूरा 5 वर्ष इसे करने के लिए केवल अब 5 माह और बचे थे। इसका मतलब ये जो समय है वो 6 माह से कम रह गया है, शेष समय। तो यहाँ पर चुनाव कराए जाने जरूरी नहीं है, ठीक है। और जब भी पंचायत भंग हो जाती है, जो नए चुनाव कराए जाते हैं, ठीक, ये उसकी शेष अवधि के लिए ही ये पंचायत काम करती है, ठीक। पूरी 5 वर्ष की अवधि के लिए नहीं करती है। जो शेष अवधि रह जाती है उसी अवधि तक ये जो नई पंचायत चुनी जाती है वो कार्यरत रहती है, ठीक। इसके बाद 243F, इसमें प्यारे साथियों अयोग्यता की बात कही गई। अयोग्यता कि कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य या अध्यक्ष बनने के लिए कब अयोग्य होगा। मतलब यदि कोई भी व्यक्ति राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने के लायक नहीं है तो वो व्यक्ति पंचायत का भी सदस्य या अध्यक्ष चुने जाने लायक नहीं होगा, ठीक। अर्थात जो योग्यताएं होती हैं वो वही योग्यताएं होती हैं जो राज्य विधानमंडल के सदस्य के चुने जाने की जो योग्यताएं होती हैं वही इसकी योग्यताएं होती हैं। जो उसकी अयोग्यताएं होती हैं वो इसकी भी अयोग्यताएं होती हैं। लेकिन जो राज्य विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल, उसमें न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए वहाँ पर चुने जाने के लिए, लेकिन यहाँ पर चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप दोनों चीज़ें ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर 21 वर्ष होना चाहिए और वहाँ पर क्या होना चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। इसके बाद अनुच्छेद 243
जी, इसमें ये कहा गया कि पंचायतें अपनी किन प्रकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगी, शक्तियों का प्रयोग पंचायतें किस तरीके से करेंगी, उनके क्या अधिकार होंगे, उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे, ये सारी चीज़ें विधानमंडल तय करेगा। ठीक है साथियों। और इसी में क्या है, 29 विषयों के बारे में बताया गया है। 29 विषयों के बारे में भी इसमें बताया गया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्थाओं के जो 29 विषय हैं उनके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 243 जी है। ठीक है। इसके बाद जी के बाद क्या आएगा, एच। तो अनुच्छेद 243 एच, इसमें क्या कहा गया, इसमें यह कहा गया है कि पंचायतों को किस तरीके से पंचायतें कर लगा सकती हैं, उनकी निधियों आदि के निर्माण के बारे में इसमें बताया गया है। पंचायतों के करों तथा निधियों के निर्माण के बारे में इसमें बताया गया। ठीक है। मतलब पंचायतें वही कर लगाएंगी जो विधानमंडल तय करेगा और निधियों के निर्माण के बारे में भी नियम कौन बनाएगा, नियम विधानमंडल बनाएगा। ठीक है। इसके बाद 243 आई। प्यारे साथियों, राज्यों और पंचायतों के मध्य वित्त का बंटवारा करने के लिए, वित्त के नियंत्रण के लिए, पंचायतों को वित्त दिए जाने के संबंध में कहीं न कहीं एक आयोग की ज़रूरत थी। तो उस आयोग को इसके द्वारा बनाया गया। यहाँ लिख सकते हो कि वित्त आयोग के बारे में इसमें बताया गया। और ये जो वित्त आयोग है वो पंचायतों को धन दिए जाने की सिफारिश करता है। पंचायतों की स्थिति, आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, इस पर वित्त आयोग अपनी राय देता है, अपनी सिफारिशें करता है। और ये राज्यपाल द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इसको गठित किया जाता है। ठीक है। और राज्यपाल वित्त आयोग द्वारा जो भी सिफारिशें आदि की जाती हैं उन सिफारिशों को विधानमंडल में रखवाते हैं। ठीक है। इसके बाद 243 जे, इसमें क्या दिया गया, इसमें क्या है, इसमें यह बताया गया है कि पंचायतों के जो अकाउंट्स आदि हैं, जो लेखा आदि हैं, पंचायतों के लेखाओं का अंकेक्षण करना, मतलब पंचायत के जो अकाउंट्स आदि हैं उनकी जांच करना, और इनकी जांच के लिए विधानमंडल कोई भी नियम बना सकता है। ठीक। अगला है अनुच्छेद 243 के। इसमें राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया। ठीक। ये जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन भी राज्यपाल करता है। ठीक। इनकी जो भी सेवा शर्तें आदि हैं सारी कहीं न कहीं राज्यपाल ही इन्हें व्यवस्थित करता है, इनके बारे में कहीं न कहीं कार्य करता है। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है, इसको हाई कोर्ट के जिस तरीके से जो न्यायाधीश होते हैं उन्हें जिस तरीके से हटाया जाएगा उसी तरीके से इनको भी हटाया जाएगा। अर्थात इनकी नियुक्ति के लिए इनकी सेवा शर्तें आदि को कौन तय करता है, राज्यपाल महोदय द्वारा तय किया जाता है। और ये राज्य के चुनाव आदि संपन्न करवाते हैं, जो मतदाता सूची आदि है उसको तैयार करवाते हैं। ये सारे कार्य इनके होते हैं। ठीक है। तो इनके बारे में किस में दिया गया है, अनुच्छेद 243 के में। इसके बाद अनुच्छेद 243 एल,
एल, इसमें ये कहा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था है ये केंद्र शासित प्रदेशों में लागू नहीं होगी, ठीक है। और अगर लागू करना चाहें तो राष्ट्रपति एक कहीं न कहीं एक कह सकते हैं एक अधिसूचना को प्रकाशित करके और इसे लागू करा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 243 एम, इसमें ये कहा गया है कि पंचायती राज व्यवस्था जो जनजातीय क्षेत्र हैं, अनुसूचित क्षेत्र हैं, उनमें भी लागू नहीं होगी। अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में लागू नहीं होगी। अर्थात जो अनुच्छेद 244 का जो फर्स्ट और सेकंड जो कॉलम में जो भी क्षेत्र दिए गए हैं उनमें ये व्यवस्था लागू नहीं होगी। इसके अलावा जैसे नागालैंड हुआ, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, इनमें भी कहीं न कहीं ये व्यवस्था लागू नहीं होगी, ठीक। 243 एम में ये बात कही गई है। इसके बाद 243 एन, इसमें क्या कहा गया? इसमें प्यारे साथियों ये कहा गया है कि जो पंचायती राज व्यवस्था ये लागू हुई, जब से 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ है या जब से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आया है, उसके लागू होने के पहले जो भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून प्रचलन में चल रहे थे, वे सभी कानून चाहे वो इससे संगत हों या असंगत हों, 1 वर्ष के बाद ये सब खत्म हो जाएंगे। और अगर 1 वर्ष से पहले ख़त्म करना है तो राज्य विधानमंडल में एक कानून लाना पड़ेगा और इसके बाद इन्हें कहीं न कहीं ख़त्म किया जा सकता है। तो ये चीज़ समझ में आई कि 243 एन में क्या कहा गया? यही कहा गया कि अगर जब से 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ उसके पहले कोई भी कानून अगर पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित लागू था या उस समय है, तो वो कहीं न कहीं 1 साल के बाद समाप्त माना जाएगा, चाहे वो उसके संगत हो या असंगत हो। और इससे पहले ख़त्म करना है तो विधानमंडल में एक कानून ला करके उसको ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, अगला है अनुच्छेद 243 ओ। इसमें यह कहा गया है कि पंचायतों के चुनाव से संबंधित, पंचायतों के चुनाव आदि से संबंधित अगर कोई भी मामला है तो न्यायालयों का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। न्यायालयों का हस्तक्षेप नहीं, ठीक। पंचायतों के चुनाव आदि के संबंध में यदि कोई मामला आता है तो न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वो मामला परसीमन को लेकर के हो, चाहे किसी प्रकार से चुनाव से संबंधित हो, न्यायालय इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये आपको बताया गया अनुच्छेद 243 ओ में, ठीक है। साथियों, हमारी मेहनत आपको अगर अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को प्लीज़ साथियों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा हौसला मिलता रहता है। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल फिर मिलेंगे पंचायती राज व्यवस्था की एक बेहतरीन क्लास के साथ, इससे आगे की क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।